दोस्तों ये कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है पहले वाले वीडियो का। वो वीडियो को मेरे को रोकना पड़ा था बीच में, तो आप उसको देख सकते हैं। ये भाग 2 है कि मायावती जी ने गठबंधन नहीं करके सही किया गलत किया। वो जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस भाग 2 पे नहीं आइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बिल्कुल जहाँ पे मैंने वो छोड़ा है उसी से शुरू करता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब वो जो वर्ग था रजवाड़ों का, व्यापारियों का, वो सारा अब आ गया है राजनीति के अंदर। और वही वर्ग जो है ना, कांग्रेस में, बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में, जनता दल यूनियन में, एनसीपी में, तृणमूल कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। अब बचा कौन? तो जो मेहनतकश वर्ग था, मेहनतकश वर्ग और मेहनतकश वर्ग की जो डिमांड थी, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो आज भारत में कम से कम 100 करोड़ लोग हैं, उनकी कोई पार्टी है क्या? नो, नहीं। उनकी कोई पार्टी इन पार्टियों में नहीं है। उनकी पार्टी एक ही पार्टी है जो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बदल के आई है, बहुजन समाज पार्टी में। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो आपने पहले वाले वीडियो में देखा, मैंने बताया कि कैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बदलते बदलते बहुजन समाज पार्टी बन गई, और कैसे जितना भी जो वंचित तबके थे वो सारे को का प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब कर रहे थे, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आरपीआई से होती हुई बहुजन समाज पार्टी में तब्दील हो गई। तो इसलिए जो अब बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है उन वंचितों के लिए, और खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए। आज देश में जैसे हिंदू के नाम पे एक राजनीति चल रही है, उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, ये माइनॉरिटीज़ हैं। ये अपने आप को बहुत ही वंचित मान रहे हैं। दूसरा, जो शूद्र वर्ग के थे, जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनकी कहने को तो तनख्वाह बहुत है, उनकी कहने को तो आबादी बहुत है, लेकिन ना तो वो संगठित हैं, और साथ ही उनमें विभाजन बहुत है। उसमें से अभी तक अलग नहीं कर पा रहे कि भैया किसको आप सही में बैकवर्ड मानेंगे। उसमें कई जातियां तो ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल भी बैकवर्ड किसी भी हाल में नहीं कह सकते, जो सिर्फ वर्ण व्यवस्था के आधार पर बैकवर्ड बनी हुई है। तो अब बात यह है कि असल में आज जो भारत के अंदर अब जो मेहनत का वर्ग है, वो मेहनत का वर्ग कौन सा है? वो मेहनत का वर्ग सब है, सब जातियों के, धर्म के लोग हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, ये पार्टियां किन की है, किन वर्गों की? असल में ये पार्टियां हैं पूंजीपति वर्गों की, जमींदारों की, या सांप्रदायिक, या पारिवारिक। ये पार्टियां बिल्कुल भी जो मेहनतकश वर्ग है, और चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और उनका जो प्रतिनिधित्व करती है वो करती है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। क्योंकि जो इसका इतिहास आया बीएसपी का। और अब आता हूँ मैं मायावती जी के ऊपर, कि मायावती जी के ऊपर एक बात कही जाती है कि उन्होंने अपने पार्टी बनाई, पार्टी फंडिंग उनकी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े कार्यालय हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी पूंजीपति रजवाड़ों की सांप्रदायिक पार्टियां हैं, इन्होंने तो हजारों सालों से धन का संचय किया है, चलो कर लिया। लेकिन इनकी पॉलिसीज कैसी है, इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत केवल और केवल संचय करना, ये देना कुछ नहीं चाहते। वहीं पे जो बीएसपी है, वो अगर थोड़ा धन संचय करके एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीतिक पार्टी का खड़ा कर देती है देश में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? आज मायावती जी की उम्र 69 ईयर्स की है, 70 साल की वो हो जाएंगी अगले साल, 10, 20, 30, 40 साल और। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ के जाएंगी, पार्टी छोड़ के जाएंगी। देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर जी थे, वो वंचित तबकों की आवाज़ उठा रहे थे, तो वो कहते थे कि बाकी पार्टियां, खास करके कांग्रेस, पूरा धन बल लगा देती है। तो धन नहीं था। अगर देश में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होती तो मैं भी कहता कि नहीं भैया, धन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तगड़ी पूंजीवादी व्यवस्था है, उसके आगे अगर श्रमिकों को भी अपनी बात कहनी है, तो वो कहाँ से बिना धन के अपनी बात कैसे कह पाएंगे? एक बार जब सरकार आ जाए तो उसके बाद ऐसे कानून बन सकते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको ज़्यादा धन आ जाए, उसको ज़्यादा फायदा हो सरकारों का। आज जो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा वर्ग
वो वाला वर्ग है। तो ये मायावती जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, न केवल भारत की राजनीति में बल्कि भारत के गरीबों तबकों के लिए, भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए, कि उन्होंने जो बाबा साहेब जी ने शुरू किया कारवा, जो थोड़ा थमसा गया, उसे काशीराम जी ने जो शुरू किया उसको संभाल के खड़ा कर दिया उन्होंने। अब ये आगे चलेगा। देखिए उन्होंने लगभग हर राज्य के अंदर पार्टी के ऑफिस, आप सोच सकते हैं आम आदमी एक घर नहीं बना सकता। अगर मैं आम आदमी हूँ, मैं कितनी भी अच्छा कोशिश कर लूँ, मैं एक घर भी अगर नहीं बना पाता, और जहाँ मेरे सामने हजारों हजारों सालों के पूंजीपति राजे रजवाड़ों की पार्टियाँ हैं, मैं कैसे अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाऊँगा, मैं कैसे लोगों तक लेके जाऊँगा। पूरी मैन फोर्स चाहिए होती है, मैन फोर्स को पेमेंट करनी होती है, उनके घर भी चलने होते हैं, लाखों जगहों पे जाना होता है, लाखों बूथ देखने होते हैं, मीडिया को धन जाना होता है, मीडिया तक ही, मीडिया तभी दिखाता है, जो भी मीडिया दिखाता है धन पाने पे दिखाता है। अखबारों को एडवर्टीजमेंट्स करने होते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के, कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट देखिए, जो सरकार पार्टी में रहती है उसके एडवर्टीजमेंट देखिए, हजारों करोड़, हजारों हजारों करोड़ रुपये तो गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट में जाता है। तो वहीं पर ये वो गवर्नमेंट का जाता है जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो आपको 5 किलो राशन के अलावा और 5 किलो गेहूं के अलावा कुछ नहीं देती। ऐसे 100 करोड़ भारतीय हैं। अगर ये 100 करोड़ भारतीयों की आवाज़ उठनी है तो आवाज़ कैसे उठेगी? कौन उठा रहा है? ये जो उठा रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी, जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी है, ये सब उसी उन्हीं वर्गों की पार्टियां हैं। ये पार्टियां आपका नाम लेकर, गरीबी का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, पिछड़ी जाति का नाम लेकर सिर्फ सत्ता लेना चाहते हैं। देंगे कुछ नहीं, मूल बदलाव नहीं करेंगे। अभी इतनी कम उम्र में अपने दम पर मायावती जी ने पार्टी बनाई काशीराम जी के साथ, पार्टी को संभाला हुआ है। ये किसकी पार्टी है? ये वंचित तबकों की पार्टी है, माइनॉरिटीज की पार्टी है। यही पार्टी बदलाव कर सकती है, दूसरी पार्टी कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये बात मैं अपनी पूरी राजनीतिक समझ से कह रहा हूँ, और यही वो राजनीतिक सिद्धांत है जिसका मैंने इस वीडियो के भाग 1 में चर्चा करी, और आपको कहा कि भैया ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इस राजनीतिक सिद्धांत को पहले समझो, वोट डालने से पहले युवा समझे, और जो आज किशोर बन के, आज किशोर कल को युवा बनेंगे, वे भी समझे। इस बात को आपको समझना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस बात को समझ आपको आ गई होगी। एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। आपने देखा होगा इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्शन बॉन्ड्स का जो मुद्दा आया था, वो इलेक्शन बॉन्ड्स के मुद्दे के अंदर कैसे एक राजनीतिक पार्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके पैसे बटोर लेती है। 1930-31 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, तब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ला रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल लॉबी आके इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करेगी। और ये 1931 की कही हुई बात कब सच सिद्ध हो गई? 1923 में, 24 में, यानी लगभग 96 साल बाद। समझ रहे हैं? हमें नहीं पता, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने पढ़ लिया, मुझे पता लग गया, आप पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमको समझने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, उस समय अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर उस बात को समझा जाता, तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती कि एक पार्टी हजारों करोड़ रुपया बॉन्ड के जरिए ले जाए और चुनावों को इन्फ्लुएंस कर दे, उनको प्रभावित कर दे। तो ये बात समझने की है। अब आता हूँ मैं इसके ऊपर कि क्या मायावती जी ने जो कहा कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये सही है या गलत है? तो पहले वाले इसके भाग के अंदर आप जरूर देखिएगा, उसकी शुरुआत में मैंने कुछ बताया गठबंधन के बारे में, वो आपको उसी वीडियो में पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक कार्ड आएगा, उस कार्ड के जरिए भी आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मायावती जी ने ये तो नहीं कहा कि चुनावों के बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो चुनावों के बाद यानी कि ये जो मौका है ये खुला है, ये क्षेत्र खुला है कि चुनावों के बाद वो गठबंधन कर सकती हैं। पहले वो ना करे, पहले वो ना करे। अब इसी पे हम आते हैं, चुनाव के बाद वाली बात पे मैं बाद में आऊँगा। बात आते हैं कि मेन जो मुद्दे की बात है ना, वो मुद्दे की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये सही है या गलत है? इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सही है। मैंने जो समझाया भाग 1 में और इसमें, उसके हिसाब से आप समझिए सही क्यों है। क्योंकि ये जितने भी पार्टियां हैं,
ये पार्टियां उस वर्ग को प्रतिनिधित्व ही नहीं करती। अगर इनसे हम गठबंधन कर लेते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी गठबंधन कर लेती है, तो इसका मतलब है एक तो ये पार्टियां शुरू से हावी होंगी, दूसरा सिद्धांतिक रूप से शुरू से ही जो है ना वो उसमें मिलावट आ जाएगी सिद्धांत में। चौथी बात यह कि बहुजन समाज पार्टी खुद अपने आप में इतनी बड़ी देशव्यापी पार्टी है, खुद उसका इतना नाम है कि उसे गठबंधन करना ही नहीं चाहिए। और मूल बात जो है ना वो सिद्धांत की है कि उसका जो सिद्धांत है, जब वो जो उसका सिद्धांत है वो सिद्धांत सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सब लोग जब उस सिद्धांत के अंदर आ रहे हैं तो गठबंधन का मतलब ही नहीं होता। तो गठबंधन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये एक अलग बात यह है कि अगर मान लो कोई पार्टी की इमेज खराब है और आप उससे गठबंधन करते हैं तो आपकी भी इमेज खराब हो जाती है, गठबंधन से आप आश्रित हो जाते हो, ये भी एक समस्या है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो मूल सिद्धांत मुझे, देखिए मैं मूल सिद्धांत की प्रिंसिपल की बात करता हूँ। प्रिंसिपल बीएसपी का जो है वो सही है। अगर गठबंधन होता है तो हम ये समझें कि सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं होता, बाकी बातें तो बात की है, सिद्धांतों का गठबंधन हो नहीं सकता। क्योंकि एक तरफ तो ऐसी पार्टी हैं जिनका काम है शोषण करना, अपना अपना जेब भरना, दूसरी तरफ ये ऐसी पार्टी है जो कि पार्टी तो खड़ी हुई है लेकिन जिस वंचित तबके को, श्रमिक वर्ग को ये रिप्रेजेंट करती है, इनको वैसी पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी, इनके पास कोई चारा नहीं है, ये चीट नहीं कर सकते इन वर्गों को। अगर ये चीट करेंगे तो ये पार्टी एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये पार्टी जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूवमेंट से शुरू हुई है, इसकी पॉलिटिकल क्लास ही ऐसी है। अगर मैं इसे कहूँ ब्रिटिश टर्म में कि कंजर्वेटिव या लेबर, तो ये लेबर पार्टी है। अगर मैं कहूँ डेमोक्रेट और रिपब्लिक, तो ये रिपब्लिक पार्टी है। डेमोक्रेट पार्टी है, नॉट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पार्टी है। आई थिंक ओबामा वाली पार्टी है। तो ये बात समझने की है। इसलिए जो मायावती जी ने कहा कि गठबंधन नहीं है वो सही है। अब बात आती है कि क्या, अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन करेगी कि नहीं करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद गठबंधन सही है नहीं है? देखिए चुनाव के बाद वाला गठबंधन चुनाव के पहले वाले गठबंधन से बहुत अलग होता है। इसे मैं उदाहरण देता हूँ काशीराम जी का। काशीराम जी ने अपने एक भाषण में कहा कि भाई हमने अगर बीजेपी से गठबंधन किया तो जब तक हमारा गठबंधन रहा बीजेपी अपने हिंदुत्व का पिटारा नहीं खोल पाई। बेशक बीजेपी आई बाबरी मस्जिद को तोड़ के हिंदुत्व के पिटारे से, लेकिन क्योंकि हमारा गठबंधन था तो उनको डर था कि अगर वो हिंदुत्व का पिटारा खोलेंगे तो फिर हमारा साथ उनको नहीं मिलेगा। यानी किसकी शर्तों पे गठबंधन हुआ? बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की शर्तों पे गठबंधन हुआ। तो यदि बीएसपी की सीटें अच्छी आती है तब वो गठबंधन में जाती है, और अगर सीटें कम भी आती है तो भी गठबंधन में जाती है, तो भी वो अपनी शर्तें रख सकती है और जो बाकी जो पॉलिसीज है, शोषण वाली पॉलिसीज, उनको रोक सकती है। तो वो एरिया तो खुला है बाद के गठबंधन का। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बाद में गठबंधन करूंगी या नहीं करूंगी, उन्होंने कहा मैं गठबंधन नहीं करूंगा चुनाव में। तो अभी तो इससे यही मैसेज है कि पार्टियों का गठबंधन नहीं जा रहा। लेकिन जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि सांप्रदायिक गठबंधन तो खुला है क्योंकि वो पार्टी से परे है। जैसे भाईचारा कमेटी है, अलग अलग जातियों से, अलग अलग सांप्रदाय के, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलना, वो भी एक तरह का गठबंधन है। उसे हम राजनीतिक नहीं कह सकते क्योंकि वो पूरा एक वर्गों का गठबंधन है। तो वो भी एरिया खुला है तो वहाँ तो गठबंधन होगा ही होगा, और वो तो चल ही रहा है। अलग अलग जाति के लोगों, अलग अलग संप्रदाय के लोगों, अलग अलग धर्म के लोगों से, माइनॉरिटी से मिलना और उनके साथ एक संवाद स्थापित करना, वहाँ कैडर चलाना, वो तो गठबंधन ही तो है। वो पार्टी के रूप में नहीं है लेकिन वो तो चल रहा है। और हो सकता है कि अगर सीटें आ गई तो आगे जरूरत पड़ी तो वो भी वो करेंगी, लेकिन पार्टी से अभी नहीं कर रही क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर कहीं ना कहीं सिद्धांत का भी फर्क पड़ता है। अब आप में से कहेंगे लोग कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है और आप कहते हो तो भैया ब्राह्मण बढ़िया और क्षत्रिय की पार्टी है, लेकिन ये तो ब्राह्मण बढ़िया और क्षत्रिय के पास जा रहे हैं, समाज के पास जाके मिल रहे हैं, तो ये भी तो गठबंधन है। उस राजनीतिक पार्टी के गठबंधन में क्या फर्क है? यहाँ जो गठबंधन हो रहा है जो सांप्रदायिक आधार पर हो रहा है
ये जो सांप्रदायिक आएगा, ये इस शर्त पे आएगा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी बातों पे चलेगी और हमारा ध्यान रखेगी। लेकिन अगर वो जो राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पे जो गठबंधन होगा, जो मायावती जी मना कर रही है, उस केस में ये होगा, जो कांग्रेस के अंदर या अन्य किसी पार्टी में सिर्फ खाने वाले बैठे हुए हैं, वो जैसा कहेंगे, उनकी खाने की नीति के हिसाब से पार्टी को चलना पड़ेगा। इसलिए वो गठबंधन सही नहीं होगा। ये बात को आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप कि मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। आई एम सॉरी, मैं इस पूरे वीडियो को एक बना नहीं पाया, कोई आके शोर मचाने लगा बाहर, और मुझे इसलिए पॉज की जगह मैंने गलती से रोक दिया, तो ये दो में डिवाइड हो गए। मैं इनको जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो जोड़ने से बहुत लंबा टाइम होता है और वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो खैर, जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। एक और नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8447913116। और हमारी वेबसाइट है किताबों की, nspmart.com, nspmart.com। मैं निखिल सबलानी नई दिल्ली से विश्लेषण कर रहा था कि मायावती जी ने जो कहा कि वे राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगी, इसको 2027 के चुनाव के, उत्तर प्रदेश के चुनावों के परिदृश्य में वीडियो का भाग 2 है ये। पहला भाग एंड क्रेडिट में आएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। नहीं तो मेरे जो नंबर है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं कि आप हमें इसका पहला भाग भेज दो। वैसे भी आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।